Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's Up for One. हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, बड़ा एंजॉय किया और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि हमें मोमिन का वो इंट्रो बिल्कुल कबूल है, बहुत पसंद है, जहां मोमिन हर हफ्ते एक ही बात बोलता है। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। मुझे भी ये पसंद है क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है ना कि पहले मैंने ये करने फिर बाद में कंफ्यूज हो जाऊंगी मोमिन क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ एक्सप्रेशन। चलो एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया और जेन्युइनली लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लास्ट वीक का जो पैक्ड शो था, एक के बाद एक ठक 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 आई एक्सक्लूसिव खबरें। लोगों ने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमें इतनी ज्यादा अपडेट्स मिली प्रोजेक्ट के हवाले से, और मैं देख रहा था वो खबरें हमारी जो है वो बहुत जरा इधर उधर फैली हुई थी, बहुत जगहों पे लगी, पोर्टल्स पे, पेजेस पे। अच्छा लगता अगर थोड़े जरा क्रेडिट्स भी दिए जाते कि तो एज पर गैलेक्सी लॉलीवुड इसलिए क्रेडिट नहीं दिया उन्होंने। गैलेक्सी लॉलीवुड रिपोर्टेड, तो अच्छा लगता है ना। हाँ ट्रू। बट खैर देर आए दुरुस्त आए, कभी तो आई होप आएगी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि मोमिन जो अब डिटॉक्स रिलेटेड, मोमिन ने पूछा सबको, मैंने करना कुछ भी नहीं था, पता नहीं मोमिन ने क्यों पूछा। मेरा सवाल अगर आप लोग केयरफुली सुनते हो ये था कि मैं चाहता हूँ कि वो जो था ना भाई, अक्सर कंपनीज वाला आपको ड्रिंक्स वगैरह बना के देती हैं, तो वो एक डिटॉक्स वो वाला मैं जानना चाह रहा था। मैं घर में जो टोटके बार वो तो पता है, मैं उनको मैंने बहुत को मैंने आजमाया हो पहले भी। हिजामा भी ट्राई करना चाहिए आपको, बहुत सी चीजें, फास्टिंग करो, इस तरह करो। है एक कमेंट था जो मुझे बड़ा मजे का लगा, वो मैंने कहा मैं जरूर पढ़ूंगी। हुजैल अली ने बोला शो में एक सेगमेंट मेडिकल हेल्प का भी होना चाहिए क्योंकि मोमिन हर एपिसोड में एक नई बीमारी लेके आता है। हर हफ्ते भी कभी मोमिन का बाजू हिल जाता है, कभी मोमिन को नींद में कुछ होता है। अब मैं क्या करूं, मोमिन कितनी हैपनिंग लाइफ है, आपकी लाइफ बोरिंग है। इसमें हैपनिंग क्या है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ हुआ होता है। पता है जो, या तो आप कहना कि मैंने शो बुरा किया या मैंने एनर्जी नहीं दिखाई। लास्ट वीक सुहेब गवाह इस बात का, शो के फौरन बाद मैं बेड पे गिर गया जाके उधर, और डाटा कॉपी करता मैं लेटा हुआ था एसी बंद करके क्योंकि मुझे ठंड लगती थी बहुत ज्यादा। आदब बताऊं तो क्यों गिरा होगा? क्यों? लास्ट वीक से सारे कमेंट्स मोमेंट के बारे में आए, एक मोमेंट की तो इसे गिरना क्यों था मैंने? वैक्स करके थक गया कुछ। लोगों ने नोट किया कि वो मैंने वैक्स करी है। अच्छा मुझे पता नहीं कि दौरा पड़ता है साल बाद कि मैं बाल उतारूं अपने, पता नहीं कहते हैं हाँ मशीन से, पता नहीं क्यों उतारते हैं, पर खुश होते हैं मोमेंट करके। और आधे मोमेंट के बाल कहीं बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। असल में मैं शुरू करता हूं यहां से, मुझे ना ये वाले एरिया में बाल ऑफ लगते हैं, बस जरा सा, फिर हम किसी का, तो मैं यहां से शुरू करते करते ना, फिर जब यहां पे तो चलो ये भी कर लेता हूं। हाथ में मम्मी मुझे कहता होता क्या ही करते हैं, तो फिर मैं करती होती हूं आके मोमली। और लोगों ने कहा कि मेरी अब क्योंकि मेरी बाल हो ही रही है तो मेरी कोनियां, इनको आधे लोगों ने नहीं कहा था, तो सबको और दिखाना चाह के बताना चाह रहा है। मुझे खुद तो नजर आती है अपनी कोनियां खूबसूरत सी। इनको मॉइस्चराइजर की सख्त जरूरत है, इनको सर्जरी की जरूरत है वैसे, है ना? सर्जरी की जरूरत है? कलर वाइटनिंग वाली। कोई जरूरत नहीं है, सही है। क्या है, कोनी है, बहुत ही काली है। कोनियों का कलर कौन देखता है? सुहेब नहीं। ऑडियंस नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कोई जो कहता है पता नहीं है। कमेंट पढ़े मैंने, मोमन की कोनियों करो, क्रीम में लगाओ, मॉइस्चराइज करो, धोया करो। धोने से बाद बहुत आगे बढ़ चुके, तेजाब से धोऊंगा तो शायद तभी कुछ सही होगा इनको। नहीं सही है, कोई मसला नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लोगों ने मेरे पे जरा थोड़ा कहा कि आपने जो कहा है कि एक्टर सारी सेम होनी चाहिए, कि आपने क्राउन नहीं देखा। सो बेसिकली ईमान, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की जो फातिमा जना जी के ऊपर बन रहा है एक इट्स अ बायोपिक। तो उस पे ईमान का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि तीनों अदाकार डिफरेंट क्यों हैं, एंड आई स्टैंड मेरा बेसिकली मतलब ये था कि जो सबकी शक्ल थोड़ी सिमिलर लगे, कि अगर इन केस वो अपना टाइम भी उनका आगे हो रहा है तो लगे कि अच्छा हाँ उन्हीं का टाइम आगे हो, ये ना आपको लगे कि एक नया कैरेक्टर ही आ गया कोई। मैंने लास्ट की वाली बात कही थी कि तीन अदाकारा मुख्तलिफ होना ये कोई अजीब बात नहीं है, बट आई एग्री एंड आई स्टैंड आउट ईमान सेट, बिकॉज ईमान का मकसद ये था कि शक्लें आपकी शबाहत सेम होनी चाहिए, और वो क्राउड में भी अगर आप देखें तो सबकी शबाहत सेम ही है। और फिर मैंने जब प्रोलोग आ गया वो मैंने देखा है तो हाँ, प्रोलोग आ चुका है, और ज्यादा फील हुआ कि आई लव सज्जल, बट मुझे लगा सज्जल यहाँ पे मिसफिट थी, क्योंकि जो फातिमा जिन्ना बनाई हुई है वो जा ही नहीं उनके साथ, सबकी लाइक डिफरेंट है। सामिया मुमताज हो गई या फिर सुंदस फरहान हो गई, उनकी हाइट भी डिफरेंट है, उनकी शक्ल के फीचर्स ही डिफरेंट है, उनका नाक पतला, मतलब कि आपको उस तरह का कोई वो एक शो आता है डार्क, ईमान ने देखा डार्क, इतना वो कमाल का शो है। उसके अंदर जिस बंदे ने कास्टिंग की थी उस बंदे को तो मैं क्या अवार्ड दूं, उसके हाथ चूमू जाके। उसने ऐसे लोग पकड़े थे कि सेम लगते थे, कि बचपन दिखाया था, बुढ़ापा, डिफरेंट अदाकार थे, सबकी शक्लें इतनी मिलती थी, तो वो होती है अच्छी कास्टिंग। इसलिए दुनिया भर में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी बहुत वाह भी होती है। अब इंडिया में है मुकेश छाबरा,
सुना कर तूने नाम हाँ, उनका? नाम सुना। वो कास्टिंग डायरेक्टर उनकी इतनी है कि पहुंच कर वो अच्छी कास्टिंग वगैरह करते हैं अपेरेंटली। हालांकि वो तो शायद ना ही करते हो, उनको नाम बहुत है लेकिन दैट साइड पे मैंने शो जब देखा तो मुझे वैसे ये लगा कि शूट वगैरह बहुत अच्छा हुआ है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, लाइक आई वुड वांट टू सी द सीरीज। अब 3 सीजन वाला मुझे फिर लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा कर दिया उन्होंने। कमेंट किया किसी ने ना हाँ, कि ये आई डोंट थिंक कि इतना लंबा बना सकते हैं इस चीज के ऊपर, आई थिंक छोटा होना चाहिए, बट खैर इट वाज लेट्स वेट एंड वॉच इट। अभी के लिए लेट्स अप्रिशिएट कि कुछ अच्छा कंटेंट बन रहा है और अच्छी मेहनत हो रही है। लास्ट वीक जो आपने इतने ज्यादा न्यूज ब्रेक की थी, सबके मुंह खुल गए हैं। अब सिर्फ कमेंट में आए हैं ये प्रोजेक्ट, अब एक और नई लिस्ट आ गई है। मेरी बात सुने मेरे भाइयों और मेरी बहनों, #what's the 411। लास्ट वीक हमने कहा था कि जो आपके सवालात हम सब कुछ सुनते हैं, हम उनको सही जगह प्लग इन कर लेते हैं। तो आपका हटके सवाल हो हम उसको डाल देंगे #WhatsApp4 में। अब जैसे एक सवाल आ गया कि भाई इंडियन फिल्म्स क्या आ रही हैं, अब वो सवाल काफी लोगों ने पूछा। अब वो सवाल आ गया हमारे पॉइंट ऑफ 1 के अंदर, जब हम बात करें फिल्म्स की, तो आपके सवाल शो में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। और आज भी बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें आने वाली हैं आप लोगों के पास, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत से तमाशे होने वाले हैं आज, बहुत डुगडुगियां बजने वाली है आज। तो आपके सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसी नोट पे शो को शुरू करें। इसी धमाकेदार नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की जो हमारी पहली पोस्ट है उसकी हो चुकी है प्रमोशन। नॉर्मली होती थी ये पोस्ट नंबर 5, लेकिन एक जट ने अपने गंडासे का इस्तेमाल करते हुए ठक 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 इसको 5 से 1 तक ले आए हैं। और एंड आई होप वो इसी ठक 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 के साथ इंडस्ट्री को भी 1 पे ले आए। ओह इंशाल्लाह 100 करोड़ तक, बल्कि इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह। बात हम लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के ट्रेलर के बारे में, जो आया 14 अगस्त को। इस पर हम लोग अपनी राय का इजहार करेंगे, हमें ट्रेलर कैसा लगा। बहुत सी बातें करने को, बहुत से पॉइंट्स, मेरे इतने पॉइंट्स नहीं थे वैसे। आपके पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ कुछ। मेरा एक पेज है, मोमेंट के 2-3 पेजेस हैं। बहुत सी बातें अभी करने को। बस मोमेंट ने पुरानी मौला जट भी देखी हो तो मोमेंट उसके साथ भी थोड़ा जरा गहराइयों में घुस जाएगा। आप भी मान अपने राय दे सकती है मेरे पॉइंट्स के ऊपर। बट मैंने पहली वाली नहीं देखी इसलिए मैं गहराइयों में नहीं पढ़ सकती, बट मैं तेरे पॉइंट्स को देख के बताऊंगी। खैर इस पॉइंट में लोग बात करेंगे मौला जट के बारे में, और इसके अलावा जैसे आप सब लोग जानते हैं हमारा ये पॉइंट होता है अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। तो बाकी फिल्म से कोई अगर डिटेल्स हैं, कुछ स्कूप हैं, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, उनको हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में, जिसका ट्रेलर आया 14 अगस्त को। मेरा पहला सवाल है ईमान अली मुंशी आपसे, वो ये है कि जब ट्रेलर आया उस वक्त आप क्या करी थी? आपने ट्रेलर कितने बजे देखा? आपने कहां पर देखा? आपने कैसे देखा? हमें कहानी सुनाइए मान। तौबा, हमेशा जब भी कोई मूवी का ट्रेलर आता है कहते हैं मान आपको कैसा लगा आज, क्योंकि इसके पास खुद कोई अपनी कहानी है। ओह हाँ, मैंने सोचा ही नहीं। तो कितना सेल्फ चले ईमान, अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं अपनी कहानी भी सुना दे। तो मैंने वैसे बिल्कुल सोचा था, मैंने बिल्कुल पॉइंट उठाई नहीं बात है। अपनी कहानी मैंने पूछा कहां बैठे थे, किस टाइम पे देखा। चलिए इतना इंसिस्ट करिए ना आप, मैं बता देता हूं। अच्छा बता दे। सो बेसिकली 13 अगस्त की रात को मैं बीमार था, आप लोग जानते हैं लास्ट वीक। तो मैं निढाल पड़ा हुआ था। मैं बूझी बन जाऊं प्लीज इस पॉइंट पे। मैं 13 अगस्त को जब रात को सोया तो मैं इस उम्मीद से सोया था कि सुबह जब उठूंगा तो मैं देखूंगा ट्रेलर। खैर जब मैं सोया और मेरी आंख खुली नींद में से, मुझे लगा कि 2 बच्चे के होंगे। मैंने मोबाइल देखा तो अभी सिर्फ बजे थे 12। मैं होगा थोड़ा अपसेट। यार हमारी रूटीन बहुत खराब है, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं। खैर अभी बजे थे 12, अभी 2 घंटे रहते थे। तो मैंने कहा यार अब नींद तो मुझे नहीं आनी, वक्त हमें काटना पड़ेगा। मैंने 2 घंटे स्पेंड किया मौला जट के इंतजार में, और 2 बजे आया ट्रेलर और मैंने उसको देखा ऐसे पूरे 4K में। एयरपॉड्स लगा कर लिखा ना फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज एयरपॉड, ऐसे लगा के देखा मैंने। मेरी आंखें बाहर आ गई। फिर मैंने उसको दोबारा रीप्ले किया, मेरी आंखें और बाहर आ गई। और फिर मैं इतना तो नहीं। उसके बाद 2 दफा देखने के बाद मैंने कहा, ऐसे मैंने तालियां मारी, मैंने ऐसे खुद ही किया। और फिर मैंने अपना वाईफाई किया ऑफ, फोन किया साइलेंट, और मैं किया सोने का वक्त आ रहा है मान मेरा भी। वो मैंने आंखें बहुत ज्यादा खोल ली, तब आंखों को बंद करने का वक्त आ गया। तो ये था मेरा स्टोरी जो मैंने ट्रेलर कैसे देखा। ओके आपकी एक स्टोरी है मान की? मैं उठी और मैंने ट्रेलर देखा। कहाँ पे देखा मान आपने? लोग जाना चाहते हैं क्या? वो टीवी देखा आपने क्या? मोबाइल पे देखा आपने? मैं गई थी जॉयलैंड में, झूले पे थी। मैंने कहा ओ मौला जट का ट्रेलर। मैंने कहा वाओ हाँ, तुझे नहीं पता मेरी स्टोरी कितनी मजे की है। मैं ऊपर ड्रॉप टावर पे थी, मैं ड्रॉप होने लगा था, मैंने कहा मौला, फिर मौला के सामने कहा मौला, ऐसे देखे मैंने।
खैर एनी हाउ अब हम बात करते हैं ट्रेलर की। मैं अपने सारे पॉइंट्स के मान शेयर करूंगा, आप अपने भी यहाँ पे। ओके डन डन डन। तो मेरा पहला पॉइंट सबसे पहले मैं खुशी तेरी मना लूं, ट्रेलर 4K में था। हाँ मैं बहुत खुश हुई, हमेशा से मेरा दुख है हमारी जो मूवीज आती हैं 1080 में भी पिक्सेल्स फटे हुए होते हैं, कुछ क्लियर नहीं होता, और कुछ 720 भी आती हैं। हाँ, और कुछ नजर नहीं आ रहा होता। कौन सी फिल्म इसका ट्रेलर नहीं आया था ऑफिशियल पेज पे? ये भी होता है लफंगे हाँ, ट्रेलर नहीं आया, गाने भी नहीं ऑफिशियल पेज पे था ही नहीं कोई। और इनका भी पिक्सेल्स वाला शायद इशू था, तो मैं बड़ी खुश हुई। वो आ रही फिल्म यारा भी नाम है ना फिल्म का, हाँ, हाँ। उसका गाना लास्ट वीक हम डिस्कस किया, फटा हुआ वो भी। हाँ, तो 4 क्या है? 4K में आया, ये दिन भी देखने थे, 4K में ट्रेलर देखना था, क्लियर क्रिस्टल क्लियर। फिर मैं व्यूज हमेशा जरा थोड़ी सी फुप्पन की देखती हूँ, आए कि नहीं आए। वो देखना चाहिए बंदे को, देखना चाहिए, बट लोग करते हैं ना, ओ माय गॉड शी सो नेगेटिव, हमेशा गिन रही होती है किसको कितने व्यूज गिनने चाहिए भाई, गिनने चाहिए, क्यों नहीं गिनने। तो उन्होंने 3 दिन में माशाल्लाह 3 मिलियन ऑर्गेनिक मिलियन एंड अ लॉट ऑफ रिएक्शन वीडियोस आल्सो। बहुत से लोग सारे हाँ YouTube तो बहुत लोग वाह भी रिएक्शन हो रहे हैं। The Mala Jet is everywhere, it's a phenomenon, है ना? And it's just the beginning. अभी तो एक्साइटमेंट बिल्ड होगी आहिस्ता से इंशाल्लाह। अच्छा मेरा पहला पॉइंट है भाई कि फिल्म देख के बहुत मजा आया, सॉरी फिल्म देख के ट्रेलर देख के बहुत मजा आया। और जो मेरा एक पसंदीदा लफ्ज है, एक फ्रेज है, इट्स अ बिग स्क्रीन विजुअल एक्सट्रावेगेंजा। इमान ऑन पॉइंट थे उसके विजुअल्स, उसके जो एक टेक्निकल जो पूरा स्केल था फिल्म का, जो फ्रेम था, कि जो लोकेशंस थी, जो पहला सीन दिखाते हैं वो जो जगह थी, सारी लोकेशन से मैं तो फिदा हो गई। मैंने कहा वो जो बात है भाई कि ये ड्रामा लग रही थी, मजा नहीं आया, पीछे हर किसी चीज को पीछे हॉलीवुड लेवल का मैं तो बहुत इंप्रेस हुई हूँ। हमारी फिल्म में अक्सर प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ दुख की बात होती है कि आवाज खराब थी, वीडियो सही नहीं थी, विजुअल बेहतर हो सकते थे, कलर ग्रेडिंग खराब थी, कुछ मसला था, नथिंग, एवरीथिंग इज 10 on 10। गेम ऑफ थ्रोन्स हाँ वी हैव मोला जेट सही में बहुत कमाल का था, बहुत अच्छा है, एक्शन हर चीज फिल्म का पूरा वो स्केल इतना बड़ा है, इतना ग्रैंड है कि आप उस ट्रेलर देखिए आप इतना खुश होते हो, आप फख्र महसूस करते हो कि भाई ये एक पाकिस्तानी फिल्म है। हाँ, मैंने बहुत फख्र जब वार आई थी ना तो वो एक गेम चेंजर थी, ठीक है, उससे पहले हमारी फिल्म बहुत एक तरह की होती थी, एंड आई थिंक ये भी एक और गेम चेंजर बनने वाली है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर लिखा जाएगा कि प्री मौला जेट पोस्ट मौला जेट, कहते हैं ना प्री वार पोस्ट वार, तो कमाल का ट्रेलर, मजा आ गया। अच्छा मुझे बस एक बात ऐसी महसूस हुई कि जो उसका टीजर था ना, उसमें खैर मुझे टीजर ज्यादा पसंद है वैसे, ऑनेस्टली ये मेरा एक राय है, आई लाइक द टीजर मोर, उसका ज्यादा मजा आया मुझे, उसकी जो नरेशन थी, जो पूरा एक वाइब थी, और जिस तरह कहले कहते हैं कि पुत्सी जट्टादा नासा उस ना जिसदा मौला नासी जिसदा मौला, चढ़ता तेज गंडासा, आप पहले अपने हीरो को खड़ा करते हो, फिर अपने विलन को खड़ा करते हो, तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि विलन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। हाँ ट्रू है ना? मैं टीजर और ट्रेलर को मिक्स करना चाह रही हूँ, वहाँ के ये वाला स्टोरी वाला पार्ट, बट आगे हुमायूं वगैरह सबके डायलॉग्स इसमें थे, टीजर में उन्होंने बाकी किसी को दिखाना ही नहीं पसंद किया। टीजर में सिर्फ फवाद के ऊपर था सब कुछ, उन्होंने हुमायमा मायरा हमजा बस हमजा के लुक दिखाते हैं और हंसना दिखाते हैं, एंड पे सिर्फ फवाद के इर्द-गिर्द स्टोरी। एक टीजर था, एक फर्स्ट लुक था, बट आई लाइक दैट बेटर, यहाँ पे बहुत शॉट उसी के इस्तेमाल होते हैं, which is normal for trailer teaser, ऐसे होता है, पर मुझे बस ये बात लगी कि यहाँ पे नूरनत को ज्यादा खड़ा किया गया, बहुत ज्यादा ही खड़ा कर दिया। दिया। आप लोग अपने विलन को जितना बड़ा करोगे, आपका हीरो उतना बड़ा होगा, बट आई फील गौहर रशीद सब लोग बैठे होते हैं शुरू में जो बात करते हैं, तो नथ नहीं हो सकते, दो शेर नहीं हो सकते, एक को निकालना पड़ेगा, नथ निकाल लो, तो बड़ा वो हमजा की बहुत दहशत, लेकिन उनकी वैसे उनकी लुक वगैरह भी वैसे, ऊपर से उन्होंने डायलॉग्स में बहुत क्रिएट किया है कि ओ फिर वो फारिस पे आई थिंक बीच में कहीं बोल रहे होते हैं किसके के नाल पंगा लेन चले है, ए तेरे मौत दे कुएं वाले ओ नहीं, तू चंगी तरह जानना तू किदे नाल पंगा लेता है, ए तेरे मौत दे कुएं वाले पहलवान नहीं, वो किसके साथ पंगा ले रहा हूं पंजाबी, सॉरी मुझे इतने डायलॉग्स याद नहीं है, ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल पंजाबी में यहां पे आगे बात करेंगे इसके बाद। अच्छा ठीक है, तो बस ये बात हाइपर ही ओके नहीं मैंने लिखा ना पॉइंट ओके मोमेंट नहीं, मेरे बाद यहाँ पे वही पॉइंट था कि आई फील यहाँ पे फवाद के किरदार को ज्यादा उस तरह नहीं किया गया ना, नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ईमान को शायद पता नहीं, इस बात का पता हो कि ना हो, कि जो गौहर रशीद का किरदार है, जो हमजा लिबासी का किरदार है, जो हुमायूं मलिक के किरदार है, तीनों बहन भाई हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, तीनों नथ हैं। जो पहली फिल्म थी ना उसमें भी होते हैं ये, तो आपको खैर आपने वो सीन देखा हुआ, मैंने दिखाया था आपको वो सीन कि जो आती है वो चकोरी जी प्ले करती हैं कि ओए नथा दा नथ होवे ते नथ निशान लेके एह जा नथा कभी खा भी नहीं देखा, उसके बाद वैसे पीछे बंदूक करती है अपनी, ठक 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 गोली मार देती हैं अपने भाई को और ये बड़ा आइकॉनिक और बड़ा कंट्रोवर्सी सीन था उस जमाने में भी कि लोग ऑनर के लिए, इमान सीरियसली नहीं है, लोग कहते हैं ना कि गैरत के यहाँ पे भाई ने बहन को मार दिया, तो गैरत के यहाँ पे बहन ने भाई को मारा, तू कैसा नाथ है, तू जलील होके आया, ठाव से मार देती हैं वो शुरू में फिल्म के ना, ऑनर के लिए वैसे गलत है। खैर हाँ पर तो पता नहीं यहाँ पे गौहर को मारेगी नहीं इस तरह, नहीं ना करे गौहर तो मुझे बड़े मजे के लगे, कहानी मुख्तलिफ है, कहानी वो सेम नहीं है, मुझे लगे डिफरेंट लगी है, बट मतलब एसेंस वही है बट डिफरेंट कहानी है, इट्स अ रीटेलिंग ऑफ द सेम
स्टोरी है ना। अच्छा, अगला मेरा पॉइंट था कि भाई इट्स अ बिग कास्ट। क्या पॉइंट है? कि मेरे सारे पॉइंट्स थे ना कि मतलब ईमान, हाँ, मतलब हर किरदार में एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा नाम है। कास्ट बहुत, हाँ, अगेन मैं कास्टिंग की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो एक फिल्म अगर एक आपको बहुत हिट फिल्म मानी, आपकी कास्टिंग होना बहुत अहम है, अच्छी कास्ट। और यहाँ पे आप देखा तो मान इट्स अ बिग बजट फिल्म, आपका हीरो भी बहुत बड़ा एक्टर, आपकी हीरोइन भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस, आपका विलन भी, सब लोग बहुत बड़े सारे सब। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उनके अलावा सपोर्टिंग वाले भी बहुत सब। ये बात हम सब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट मान जस्ट थिंक इन वन फिल्म यू हैव फवाद खान, हमजा अली बासी, माहिरा खान, हुमायूं मलिक और बाकी सपोर्टिंग कास्ट की मजे की, गौहर रशीद, अली अजमत, शफकत चीमा, नैयर एजाज जी, रेशम और बाबर अली का भी एक इसमें क्या है जो उन्होंने थोड़ी सी झलक दी उन्होंने टीजर में। इसके अलावा रहीला आगा जी हैं, वो जो गोगल वाले में मानी बनी थी उनकी बड़ी कमाल की आवाज है, बहुत कमाल की उनकी आवाज है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो, तो वो भी फिल्म में है, तो बड़ी मतलब अच्छी बड़ी एंसेंबल कास्ट है ना। तो ये मेरा अगला पॉइंट था। इसके बाद मेरा अगला पॉइंट ये है कि अगेन वही वाली बात है कि जहाँ फवाद थोड़ी कम दिखे, माहिरा भी थोड़ी कम दिखी है ट्रेलर में, है ना, बहुत कम दिखी, उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता क्योंकि उनके वो थी नहीं डायलॉग, उनका एक उस तरह इन द फर्स्ट फिल्म आल्सो ना, जो मौला जट की जो होती है ना, जो लव एंड डस्ट, उनका बहुत ज्यादा काम, उनका बहुत, उनके गाने शाने भी थे उनके सीन से, बट वहाँ गाने भी यहाँ पे नहीं है ना, तो वहाँ पे उनका भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं था। वहाँ पे भी दारू नथनी का ज्यादा बड़ा रोल था, जो विलन उसकी बहन है ना, हाँ मायमा, तो वहाँ पे उनका भी इतना रोल था, यहाँ पे इनका तो सारे वो है ना बड़े बड़े डायलॉग्स की वार करने हैं, तो उसमें मायरा प्यार करने वाली क्या बात है। अच्छा, पहले वाली फिल्म में ना ह्यूमर बहुत था, यहाँ भी ह्यूमर मिसिंग था। नहीं, एक तो था ना अनइंटेंशनल ह्यूमर था, एक उनका इंटेंशनल ह्यूमर भी था कि जो दोनों होती हैं, जो तूने कल सीन दिखाया था ना, तेरी मत जाने दी। नहीं, तो बेसिकली पहले फिल्म में ना जो नूनत की बहन होती है ना, उन्हें जेल से वो उनकी कराते हैं जमानत, मौला जट, तो उन्हें पता था मौला जट की शक्ल कैसी है ना, कौन जमानत दिखाया है, तो वहां पे ना तो कहती तू कौन है वे, तो कहता तू पैन है मेरी ना, तो जिम्मेदारी मेरे दोस्त का, मेरे भाई का कोई दोस्त है, तो मुझे पता चलता ना कि मौला जट था, तो तू तो मौला जट है, तो उन्हें भाई कहती इसको मार दे, इसको तो बहुत बड़े इंटेंस डायलॉग होते हैं, इधर जनाजे दिन तो मैं सारी ए देख कर पता नहीं इना दे पिंड नहीं, हां ए दे ते मेरा एक एहसान है जमानत दा, इना दे पिंड हर इंसान वास्ते एक मज भेजो, तो आखिरी मज नाल कफन भेजो दा मूरी ऐदा साडे उत्ते साडी जमानत कराउण दा एक एहसान है, ते ओदे बदले विच ऐदे पिंड दे हर कमी नु एक एक मज भिजवा दे, ते आखिरी मज नाल ऐदा कफन मैं आप भेज देंगी। आखिरी मज होते इधर जनाजा कफन भेजो, तो वो मेरे कंधे पे आएगा, तो बहुत मजे की इस तरह डायलॉग से हम उनको ऑब्वियसली नहीं रिएक्ट करते, बहुत मजे का डायलॉग से। फॉर एग्जांपल मौलवी कहते हैं कि मज होती नहीं मैंने चाहिए थी, फिर वो दूसरा कहता है फिर तेरा जनाजा किदे नाल आएगा। तो बड़े मजे का था ये तो है, इंटेंशनल ह्यूमर नहीं था। जो है ना, जो होती है मॉलजेट की जो होती है लव इंटरेस्ट होती है, उनके डायलॉग थोड़े फनी होते हैं बड़े, तो उनका और जो इनका होता है मुकाबला बड़े मजे होते हैं, तो वो होता है, तो थोड़ा ह्यूमर मुझे मिसिंग लगा, और माहिरा थोड़ा मुझे कम दिखी ट्रेलर में, ये मेरा एक पॉइंट था। अच्छा, अब बात करते हैं द बिग पंजाबी सवाल। हर की बात करें पंजाबी के हवाले से कि पंजाबी अच्छी है, पंजाबी बुरी है, आपके मन क्या टेक है? मुझे लगा सबको था कि हमने डायलॉग देने हैं, भारी आवाजें निकाल के। फवाद इतनी आवाज अपनी भारी क्यों निकाली? फवाद का पहले से ना मुझे समझ लगा बोला क्या उन्होंने, और मुझे लगता फिर फवाद सांस ना रुक जाए बीच में, तेज नहीं बोले थे वो, सब तेज बोले थे मार। इतना पहला ट्रेलर, ये आप सब जानते हैं, मैं 1.5 की स्पीड पे चीजें देखती हूँ, मैंने 0.75 पे देखा, फिर मुझे समझ लगा सब बहुत ऐसे फेंक रहे थे ट्रेलर, सब वो सारी डायलॉग सब फेंक रहे थे। सरदार चढ़ता है साहब, कमरे चो बाहर आ गए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ से वो। अच्छा, हमें पंजाबी आती है, बिल्कुल सही समझ भी आती है, बोलनी भी आती है, पर मुझे पंजाबी कुछ लफ्ज अच्छा खासा मुश्किल लगे बीच में। मैंने थोड़ी पढ़ने पड़े मुझे बीच में। अथला नाथ क्या होता है, मैंने बताया अथला नाथ क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे इस तरह जो वर्ड्स मैं खुद अपने माइंड में इमेजिन करती हूँ यही मकसद होगा इसका, तो मैं उस तरह करती, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं गई, पर अथला नाथ क्या होता है? तो मैं अथला नाथ में जो पूरी लाइन होगी मुझे समझ लग गया था वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने एक एक वर्ड पे नहीं, एसेंस मुझे समझ लगी थी, बट मुझे यहाँ पे पंजाबी काफी ठेठ कहते हैं ना, ठेठ पंजाबी लगी मुझे काफी। मुझे बस फारिस की पंजाबी हमारी वाली लगी, हाँ, वो मुझे लगता है, ये तो मैं बोल रही हूँ पंजाबी थी, हाँ, फिर वो वाली थी, तो मैंने उनके साथ मुझे ज्यादा हुआ। द क्वेश्चन इसके जो लोग कह रहे हैं कि सबकी पंजाबी के एक्सेंट्स लोगों को थोड़े ऑफ लग रहे हैं। अच्छा, आई फेल्ट हमजा अली बासी वाज ऑन पॉइंट, तेरे गिट्टे तो लेके गाटे तक एने टूटे करांगा, गौर शी वाज ऑन पॉइंट, जागीर जुद्दो बब्बर से नहीं रह सकता है, हुमायूं मलिक वाज ऑन पॉइंट, जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। मुझे सिर्फ हुमायूं का, फारिस का और गौहर का, मुझे
मुझे हमजा का मतलब कि अच्छा था मैं अपने पंजाबी वाले पॉइंट व्यू से मुझे लगता है वो नॉर्मल करें, बाकी सब बड़ा वो लाइक फोर्स्ड थे। हालांकि सब पंजाबी हैं माहिरा के अलावा, सब पंजाबी हैं। हाँ, फवाद भी, हमजा भी, हुमामा भी। हाँ बट बाकी सब लगता है मतलब कि मूवी के अंदर जेलिन करें उनका जरा मुझे लग रहा था कि वो दिखाना है कि मैं मौला हूँ, मैं नूरी हूँ, मैं मौला हूँ, मैं नूरी हूँ, तो पता नहीं मुझे शायद अच्छा मुझे पर्सनली किसी के पंजाबी एक्सेंट इतना इशू कोई नहीं है। आई फेल्ट एवरीवन डिड अ डिसेंट जॉब। सबकी जो पंजाबी थी वो मुझे कोई ऐसा खास लगा कि वो बहुत बुरी थी। एक से मुझे मसला है अली अजमत से, जो बीच में एक डायलॉग उनका आता है, बहुत फनी डायलॉग था, वो खुद भी फनी वो बस मुझे लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं, बाकी सबका ठीक लगा। लोग कह रहे हैं माहिरा खान को पंजाबी ऐसी थी वैसी, एक डायलॉग से क्या ही पता चलता है। मैं बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए हैं मौले। और बाकी ट्रेलर में भी यही है ना, अब हमें क्या बताओ ट्रेलर में इंपैक्ट डालने के लिए ठिश ठिश टाइप डायलॉग्स डाले पूरी मूवी में, फ्लो में जब आप सुनेंगे पंजाबी तो डिफरेंट लगे। इवन हुमामा मलिक की पंजाबी, हालांकि वो पंजाबी उनकी थोड़ी उर्दू टाइप पंजाबी थी। मैं सच बोलूं मुझे नहीं पता किसकी पंजाबी कैसी थी, मैं पंजाबी को इतना उस तरह करके नहीं देख रही थी, पर मैं वैसे कहती हूं मुझे किसका लगता है कि फ्लो में चल रही है। हां बट इतना हर चीज में ना घुसे, मैंने सबका एंजॉय किया ना, इतना इतनी बुरी की में ना आ जाए। मैं बस अब बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहती हूं, मुझे बस ये है कि सब बहुत भारी भारी आवाज में ना बोलने, बस लेकिन हमारे जो समझ लग जाए। लेकिन ट्रेलर में जो इंपैक्ट ज्यादा विलेंस का इंपैक्ट ज्यादा लगा, हमजा, द गौहर, द हुमायमा, मुझे फवाद हमारा का इंपैक्ट थोड़ा कम महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा पॉजिटिविटी थोड़ी कम थी, विलन तो ज्यादा खड़े हो गए। शायद उनका ये इंटेंशन हो ये कि विलन को स्ट्रॉन्ग खड़ा करने के लिए, विलन इतना स्ट्रॉन्ग था जो उसको हराएगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है। अच्छा यहाँ पे अब उर्दू के हवाले से काफी लोग कहते हैं कि हमें पंजाबी समझ लग रही, हमें उर्दू में देखनी फिल्म को, तो पता नहीं डब करके इसको रिलीज करेंगे लोग, एक पॉसिबिलिटी है। तो पंजाबी कराची में तो लोगों को पंजाबी मां नहीं समझ आएगी, करना चाहिए डब, हर जगह दुनिया में यही हो रहा है, डब कर रहे हैं तो ये पंजाबी बहुत लोगों को पंजाबी नहीं आती, और जिन लोगों को आती भी है कुछ लोग इतनी वो प्रॉपर नहीं होती ना पंजाबी। पर पंजाबी भी उनसे मौला चढ़ता है। पंजाबी में तो होगी, उर्दू में भी हो, पर मुझे लग रहा है पहले सारे पंजाबी में देखने उसके बाद उर्दू में, लेट है उर्दू में, पर मुझे कि मेरा बस पंजाबी की एसेंस वो रहे उधर। जो इंडिया वाली फिल्में आती है, तमिल वो आती है, हिंदी में भी आती है ना, बहुत आती हैं। मानी बस एक पॉइंट है, लोग जो चाह रहे थे मैं लोग बात की लोग हैं, समझ लग गई। और जब मैं पंजाबी फिल्मों की बात करूं मैं, तो मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा अपनी कुछ पुरानी पंजाबी फिल्मों का। मैंने सोचा क्योंकि कल एक ट्वीट आया था आमना हैदर सानी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तो उनका एक ट्वीट आया था कि भाई इस फिल्म का जो है ना, इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि भाई इसकी जो पंजाबी है इसने बड़े एक सर्विस किया पंजाबी को, इससे पहले कोई फिल्म अच्छी बनी है पंजाबी में। मुझे उनकी बात थोड़ा इख्तलाफ था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाह रहा था कि पंजाबी फिल्म बहुत कमाल की बन चुकी है पाकिस्तान में भी। मतलब अगर आप देखें, अब 2-3 नाम में लिखे थे यहाँ पे, मोहब्बत सच्चियाँ बड़ी अच्छी फिल्म थी, इट वाज अ रोमांटिक फिल्म, और वहाँ पे गाने बड़े अच्छे थे, अच्छी फिल्म थी। जिंदा भाग बड़ी कमाल की फिल्म थी, मैंने देखी नहीं बट तो बहुत फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा इंडिया में तो बहुत फिल्में बनती है पंजाबी। पंजाबी से ज्यादा ऑडियंस है उनकी, वो जो सारे जो कैरी ऑन जट्टा टाइप वाली मूवीज हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत मुझे ये वाली बात थोड़ी ऑफ लगी कि पंजाबी हमारी बहुत एक तो खैर जुबान है, जो बहुत एक हिस्ट्री है, बहुत देर से फिल्में वाली बन रही है। हमारा एक सिनेमा पूरा पंजाबी था, और अलग बात है कि बहुत गंदा हो गया वो रहता कहानी, बट पंजाबी जुबान भी बहुत अच्छी फिल्में बन चुकी हैं और बनती आई हैं और बन रही हैं। और कभी भी किसी लैंग्वेज को इस तरह नहीं, तो ये बात कहना ना कि मौलर, और ये बात कहना कि मौलर इज द फर्स्ट पंजाबी फिल्म जिसने बड़ा बहुत कमाल की फिल्म है, बट बहुत कमाल की फिल्म और भी बन रही है। इंडिया में इतनी कमाल की फिल्म बनती है मान, मैं सिर्फ उनकी फनी वाली फिल्म नहीं कह रहा, उनके बहुत सीरियस इशू बनाते हैं वो लोग, बड़ी अच्छी फिल्म है वो, है ना। अच्छा मैं अपने एक दोस्त से बात करता है कल, उसने बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग अपना नजरिया शेयर किया, आपसे भी आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, मान आपका भी जानना चाहूंगा। उसने मुझे कहा कि जब फिल्म बन रही थी तब एक बहुत नॉवेल्टी फैक्टर था इसका, ठीक है, एक फिल्म बनी बड़ी कमाल की, तब से लेकर अब तक बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं जो शायद कहीं ना कहीं इससे इंस्पिरेशन ले चुकी हों। लाइक शमशेरा जो है, आइए आप अज्यूम कर सकते हो कि शायद शमशेरा ने इससे कुछ इंस्पिरेशन ली, तो वो इसके बाद बनना शुरू हुई, बन के आ गई। और जो उनकी बहुत सी साउथ की फिल्म्स आई हैं, जो RRR है, KGF है, उनको भी लोग हल्का हल्का करते हैं। तो आपको कहने ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को एक नुकसान ये होगा कि ये जब बनी थी और अब आ रही है, इसके बीच में बहुत सा कंटेंट और आ चुका है सेम टाइप का, जो है जिसका नुकसान थोड़ा हो, बट आई फील है कि इनके लिए फायदेमंद है कि वो एक चीज डेवलप हो चुकी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो इनके लिए इजी होगा मार्केट बनाना। अभी सब पागल हुए हैं RRR, ये पुष्पा इस टाइप की मूवीज में कि वो, तो ये इस पे भी वो जरा वाइब आएगी कि उन्हें लगेगा। अच्छा मेरा इस पे एग्जैक्टली मेरा भी तो यही राय थी जो मां ने बात की है कि इस वक्त ना एक रेस बन चुका है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, KGF सॉरी मैंने पुष्पा कह दिया, इस टाइप की फिल्मों का समझ लो, द बिग मास एंटरटेनर जहां पे लार्ज लाइक हीरो है और विलन है और डायलॉग बाजी वगैरह है, तो अब इंडिया वाले भी कोशिश करें इसको रिक्रिएट करने के लिए, समझ रहे हो। तो आकर पहले एक फिल्म बनी बनाई है, अगर आप नुकसान हुआ है कि ये शायद वो पहले एक नॉवेल्टी फैक्टर लेकर आती, और अब एक चीज चल रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वरना शायद हो सकता है लोग जाती ना ये क्या बना दे, अब सबको नॉर्मल हो गया ना, अब चले जाएंगे। जैसे शान कभी कभी कहते हैं अर्थ इज
Ahead of its time, हाँ, तो उनको लगता है कि वो मूवी अब शायद आगे जाके आती तो ज़्यादा चलती, तो इस तरह अगर ये मूवी शायद पहले आती तब उतना ना चलती, तो अब मुझे लगता है ज़्यादा जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे ऐड में करते चलो भाई इस फिल्म की थोड़ी हम लोग इसकी बात करें प्रोडक्शन वगैरह की, तो पहली भाई बात मैं ये कहना चाहूँगा भाई ईमान, आपको याद है कि इस फिल्म की कास्ट की खबर किसने ब्रेक की थी? गैलेक्सी लॉलीवुड ने की थी। तो मैं थोड़ा उस वक्त में चला गया जब फिल्म की हमने कास्ट ब्रेक की थी, तब मुझे शूटिंग उसकी शुरू हुई थी, खबरें आ रही थी कि भी फिल्म शूट हो रही है, तो बड़े सेट लगे हैं। फिर मैं उसकी बात भी कहना चाहता कि फिल्म की उसके बजट की बात, इट्स वन ऑफ द इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म कहा जा रहा है। इसके सेट जो हम सबने देखे भी हैं, पता भी चल रहा है, नजर आ रहा है कि बड़ी मेहनत हुई इससे वाला ना, तो इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म। ये थोड़ी बात थी, मेरा पॉइंट था। अच्छा, मुझे लग रहा है आज सर मैं ही बोल रहा हूं, ईमान बस ऐसे सही ला रही है, के पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, मोमेंट उसको सही तरह मैं बहुत हमारी जितनी बड़ी मूवी हमारे बड़े रिव्यूअर ही आके मुझे बस बातें सारी दिमाग में पॉइंट्स मैं सब लिखता जा था, मैं को सब उनको मैं लिखता हूं यहां पे। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है पर्सपेक्टिव्स तूने बीच में डाले हैं। अच्छा, मेरे माइंड में से नहीं आते। अच्छा, कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी? नहीं, ये नहीं, जैसे टीजर ट्रेलर में शायद ना कंपेयर करती, मैं सिर्फ ट्रेलर की बात करती अगर मैं पॉइंट्स करती तो वो मैंने जरा ग्रैब। और फिल्म को पता लिखा नासिरुद्दीन ने था, ओरिजिनल फिल्म को इसके भी उन्होंने लिखा है, तो मजा आएगा डायलॉग्स वगैरह का। तो नासिर साहब ने बहुत सी फिल्मों में डायलॉग्स अपने कमाल की दिए हैं, तो इट शुड बी एक्साइटेड टू सी है ना इंडस्ट्री आल्सो कि वो क्या करेंगे। अच्छा, आगे एक बात है जो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस फिल्म को, वो ये कि इनकी जो कोलैबोरेशन हुई है टिकटॉक के साथ। तो जब भी आप टिकटॉक खोलते हैं सबसे पहले एक बड़ी सी आती है तस्वीर इनकी मॉलजेट की, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग का बड़ा अच्छा एक स्ट्रैटेजी थी उनकी। टिकटॉक एक बहुत मशहूर ऐप है हमारे मुल्क में, लोग उसे बहुत शौक से देखते हैं, आमने साथ से कोलैबोरेट कर लिया, और ताकि जो भी ऐप को खोलता है उन्हें वो दिखते हैं। यहाँ मुझे फिर एक सैटरडे गाना होता तो कितना और ज्यादा होता है, टिकटॉक पे गाना ऐसे मशहूर होते हैं गाने। यहाँ पे वही बात पे एक मेरा पॉइंट ये भी था कि फिल्म की रिलीज डेट अक्टूबर 13, तो अभी है अगस्त, ठीक है। मुझे बस एक सवाल है कि अगस्त लेकर तब तक ये लोग क्या प्रमोट करेंगे? इनके गाने इनके पास इंटरव्यूज करी जाएंगे, इंटरव्यूज कर जाएंगे प्रॉब्ली, पर शायद उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा हो। क्या कैरेक्टर्स में जाएंगे? गाने तो है नहीं, तो दैट इज फिर गाने कहाँ होते हैं फिल्म में, एक आधा मजा आता है ना। हाँ, इनको कुछ सोचना पड़ेगा प्रमोशन वाइज, कुछ अभी जैसे बहुत टाइम पड़ा इनके पास। तो मेरी खैर आई मे बी रॉन्ग, मेरे मुताबिक इनको अगर ट्रेलर आता ना आज तो फिल्म आ रही थी 3-4 हफ्तों बाद। 1 मंथ आई फेल्ट मैक्स 14 अगस्त से 14 सितंबर को आ जाती। तो 14 अगस्त को ट्रेलर आया, 13 अक्टूबर को फिल्म आनी है, 2 महीने पड़े अभी, 60 दिन है। पर शायद वो उसको सही तरह प्लान करेंगे ना, इंटरव्यूज वगैरह बाकी तरह ऐसे खिचमिच नहीं होगी, वो सबको सही तरह टाइम देना चाहते होंगे, सारी जगह अलग अलग जगह जाना, प्रमोशंस वगैरह पे भी, तो उस हिसाब से सोच रही हूँ आराम आराम से करना। सबको इकट्ठे करना भी तो कितना मुश्किल होगा, कास्ट इतनी बड़ी हो, तो उन्होंने कहा सब इकट्ठे करते करते 2 महीने गुजर जाएंगे। और इससे साथ मेरे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं खत्म, और आपका कोई और पॉइंट था? नहीं, मेरे भी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, आगे बहुत एक्साइटेड हूं मूवी के लिए। तो ऑन द होल टू सम इट ऑल अप, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर मॉलजेट एज इज एवरीबॉडी एल्स, आई एम अज्यूमिंग। तो बस यहाँ पे हमारा लेजेंड ऑफ मॉलजेट का पॉइंट होता है खत्म। आपकी जो कमेंट्स, आपने कमेंट बताया कि हमें जरूर अपनी राय का इजहार करें। अब हम इस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, इस पॉइंट का पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी अपकमिंग फिल्म्स की हम लोग बात करें। तो लास्ट में हमने बहुत फिल्मों की बात की थी, कुछ फिल्मों की डिटेल्स आई हैं, कुछ रिलीज, एक मूवी आप भूल गए थे मुंह में। हाँ, और उसी फिल्म की रिलीज डेट आज अनाउंस कर देते हैं। फिल्म का नाम है ABG, आसमान बोलेगा। फिल्म की कास्ट में शामिल है माया अली और इमाद इरफानी। फिल्म के डायरेक्टर है शोएब मंसूर साहब, और ये फिल्म आ रही है नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि 4 नवंबर को। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, 11 which is the number of films हमने कहा था लास्ट वीक जो आएंगी 2022 में, वो 11 अभी भी बरकरार है, क्योंकि एक फिल्म हो चुकी है पुश, वो आएगी ईद उल फितर 2023 को, और वो फिल्म है मनी बैक गारंटी। तो अच्छा है, एक भरी कास्ट वाली फिल्म अगले साल के लिए बचे, वरना सब कुछ तो इस साल ही लगा रहे थे। और फिर बात का थोड़ा गैप आ जाएगा ना कि मौला जट, नीलोफर, वो बहुत ज्यादा। इसके अलावा खबर ये भी है कि भाई जर्रार आ रही है 9 सितंबर को। अभी? जी हाँ, बिल्कुल अभी 9 सितंबर को फिल्म आ रही है। ऑल्दो आई हैव हर्ड कि वो इसको बदलना चाह रहे हैं, बट एक जरा टसल चल रहा है बीच में उनके कि भारत में बदल ही लेना चाहिए। प्रमोशंस कब करेंगे? बट फ्रॉम व्हाट वी वर 9 इज लाइक द डेट जिस पे वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जल्द से अनाउंस कर देंगे। जल्दी प्रमोशंस करें। हाँ, मैम ट्रेलर वगैरह काफी आ चुके हैं, काफी टीजर उसकी काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है उसकी। ट्रेलर टीजर नहीं, आप जाएं इंटरव्यूज वगैरह दें, जरा मॉल एक्टिविटीज करें, जरा हाँ, गाने भी रिलीज करें। इनके गाने खैर रोमांटिक सा वगैरह मुझे कहा याद है ना। And last but absolutely not the least, जॉयलैंड के जितने फैंस हैं आप सबके लिए अच्छी खबर, हम भी फैंस हैं भाई। जॉयलैंड को फाइनली एक्वायर कर लिया है एक पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर ने, IMGC ने, और वो लोग जल्द इसको रिलीज करने वाले, सारी तैयारियां चल रही हैं।
और जल्द एक रिलीज डेट सामने आएगी। बहुत खुशी खबर है क्योंकि मुझे हाँ, कहा कि यार फिल्म आज है पाकिस्तान मैं में। देखना चाहती हूँ। नॉर्मली फिल्में इस तरह की होती है, फेस्टिवल फिल्म्स होती है, हाँ, वो नहीं नहीं आ आती, नहीं देख पाते, पर मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है, कैसी इसके अलावा जो बाकी फिल्मों की सबकी डिटेल्स आपको बता चुके थे, लास्ट रिलीज डेट सबकी क्या लास्ट है, का शो देखें। लास्ट वीक शो देखें, और कुछ एक दो खबरें और भी हैं जो मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट बताएं। हाँ, next है ना? week proper है ना, थोड़ा और जरा मसाला डाल के, थोड़ा जरा और डिटेल्स डाल के, तो Okay. नेक्स्ट वीक शो देखना मत भूलिएगा। जी। इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में होगा एक तमाशा, बजेगी एक डुगडुगी, डुग 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 डुग, तेरा जिस करके तरह दिखाना डांस जरूरी था। नीचे बजाते हैं प्रोमोज में। डांसिंग की और भी बहुत कुछ करते हैं प्रोमो में। वही देखोगे जो दिखाऊंगा, वही सुनोगे जो सुनाऊंगा। वही खाओगे जो खिलाऊंगा, तभी सोओगे जब सुलाऊंगा, तभी रोगे जब रुलाऊंगा, तब उठोगे जब उठाऊंगा, कभी बाजा ही बजाऊंगा, शाम को बुलाऊंगा। क्या कर रहे हैं? बड़ी मजे के लग रहे डांसिंग लेकिन में। अदनान गुड ने होस्ट। नहीं, उन्होंने बताया कि भाई मैं जो कहूंगा वही होगा इस घर में। हाँ। आई एम कंट्रोलिंग दिस हाउस। हाँ। ऑब्वियसली हम लोग बात करें भाई पाकिस्तान के वन ऑफ आवर बिगेस्ट रियलिटी शो जिसका नाम है तमाशा। हम लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं, और जब हमें खबर मिली थी 1 साल पहले कि बिग बॉस टाइप एक शो पाकिस्तान में आ रहा है, हम लोग तो भाई बहुत ज्यादा खुशी से जरा बाग होगा। हाँ, दिल हमारा बाग हो गया था। और तब से मैं इंतजार करें भाई कब ये शो आएगा। और मैं पता है ज्यादा एक्साइटेड इस बात पे थी कि एयरवाई पे आ रहा है, कुछ एयरवाई बहुत बड़े बड़े रियलिटी शोज कर करते चुका है, हैं, हाँ। और मुझे लगता है ये सही उस लेवल का शो लेके आएंगे। अभी कुछ दिन पहले खबर मिली थी, जो हमने बात भी की थी अम्मा टीवी में कि भाई हफ्ते को शो लॉन्च हो रहा है, तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि शो उनका सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, और अभी लोग घर में जा चुके हैं। And अब इसी वक्त द $1 million क्वेश्चन कि इस घर में कौन कौन होगा। सुहेब भी अपनी कुर्सी पे आगे आ चुके हैं एकदम इस तरह कि कौन है ये लोग, मैं भी जाना चाह रहा हूँ। तो भाई इस घर में होंगे 7 लड़के 7 लड़कियां, टोटल 14 लोग होंगे। 10 लोगों के नाम हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 4 लोग रहेंगे मिस्ट्री, जो बाद में राज खुलेगा नाम जब उनके आएंगे। तो 10 लोग कौन है, शुरू हो जाए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। ये हैं वो 10 लोग जो जाएंगे तमाशा हाउस में या तमाशा घर में। तो शुरू करें। लड़कों में है उमर शहजाद, जो एक मॉडल है, एक एक्टर भी हैं। आपको बताना जरूरत नहीं, बस आप नाम बता दो। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। चलो बता दो। मोस्टली सब लोग मॉडल, सॉरी मोस्टली मॉडल एक्टर ही है ज्यादा लोग। हाँ, तो फिर वो चलो, खुद ही हाँ। बस पिक्चर्स आ जाएंगी चलो साथ। उमर शहजाद, मायरा खान, रऊफ लाला जी, सईदा इम्तियाज, नुमान जावेद, हुमैरा असगर, साइम अली, फायजा खान, उमर आलम एंड सेहद बेग। तो ये हैं वो 10 नाम जो आपको दिखेंगे तमाशा के पहले सीजन में। ये नाम सुन के आपको कैसा लगा, क्या आपके कमेंट्स आप हमें जरूर बताएं। मुझसे अगर पूछे तो मैं हल्का सा तो अंडरवेलमिंग लिस्ट लगी मुझे। आई फेल्ट थोड़े और मजेदार नाम हो सकते थे, बिकॉज आई फेल्ट कि जो बिग बॉस का जो एक फ्लेवर है वो होता है जरा मोस्ट ऑफ दीज नेम्स आर दोज पीपल जो अभी अपने आप को मनवा रहे हैं इंडस्ट्री में, अभी उनकी करियर की शुरुआत है। तो अगर कुछ तरह एस्टैब्लिश लोग आते ज्यादा मजा आता है ना, कोई लॉलीवुड का तड़का लग जाता है। मीरा जी आ जाती, हाँ बस मतलब कि मजे मजे के लोग होते हैं। यू नीड पीपल जो अपना टाइम कमिट कर सकें, एंड वैसे भी शो द हैवी 42 डेज का सिर्फ है। हाँ, और मतलब कि इस तरह के लोग जो कंट्रोवर्सी से मथीरा होती, मेरा मतलब बहुत से लोग थे उस तरह अभी में। जरा 4 लोग जो हैं वो इंटरेस्टिंग नाम होंगे, वो कब खुलेंगे। मैं वैसे लिस्ट से थोड़ा सा आड़ नहीं हूँ, ऑनेस्टली बोलूं थोड़ी underwhelming list है। हम लोग शो के फैन है, इस कॉन्सेप्ट के फैन Enjoy है, तो करेंगे। देखेंगे जरूर, पर फिर भी मैं जरा साड़ हूँ, मैं उस तरह पता नहीं। बट आप जब देखना शुरू करते हो आप फिर उनके साथ जुड़ ही जाते हो। हाँ, फिर जो भी है आम आवाम भी जब आती होती थी बिग बॉस में, हम जुड़ जाते थे उन हाँ। सबके साथ। बट थोड़ा कुछ और भी नाम होते तो आपको लोग कैसे लगे नाम, आप भी कमेंट करके बताएं। और ये थी अभी एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ द 10 पीपल यू विल सी इन द तमाशा हाउस। तमाशा शुरू हो रहा है इस हफ्ते से। ऐसे लग रहा है जैसे पेड पोस्ट हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, बट हम लोग दिल से बहुत खुश हैं। हाँ, दिल से बहुत खुश हैं। कि तमाशा आ रहा है और हम देख के एक दफा रिव्यू करेंगे। हाँ। व्हाट्सएप फोरम के एंड पे से हम लोग बिग बॉस से करते होते थे। हाँ। अगर शो मजे को फिर करते रहेंगे, और देखते हैं क्या कंटेंट निकलता है। तो ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़कर बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी के बारे में जो आज सुबह सामने उभर के आई। ऑल्दो टेक्निकली गैलेक्सी लॉलीवुड के डोमेन में फॉल नहीं करती, हम लोग नॉर्मली फिल्म, टीवी, सेलिब्रिटीज, एंटरटेनमेंट कवर कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इसके जो 2 की प्लेयर्स हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी में, जो डॉक्टर मेहरब मोइज अवान है, वो शी इज़ एन एक्टिव पर्सनालिटी ऑन सोशल मीडिया। उनकी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और वो स्टैंड अप शोज भी करती है, कॉमेडी शोज। बहुत अच्छा ह्यूमर है उनका, मजे का, उनके ओपिनियंस बड़े स्ट्रांग होते हैं।
शी इज अ वेल नोन सोशल मीडिया पर्सनालिटी एंड ऑन द अदर हैंड जो मारिया भी हैं अगेन वो बहुत एक एक नोन फेस है, वो एक डिजाइनर बहुत बड़ी, तो उनको भी जानते हैं और बहुत से सेलिब्रिटीज भी इस पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपने कमेंट का इजहार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा हम भी इस पर थोड़ी बात करें। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि एक स्कूल है लाहौर में, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लाहौर, जहाँ पे एक टेडेक्स टॉक होनी थी। टेडेक्स टॉक बेसिकली वो टॉक होती है जहाँ पे आप इस तरह के इंडिविजुअल्स को बुलाते हैं जो अपनी जिंदगी कहानी सुना सकें, कोई ऐसी बात कर सकें जो लोगों को इंस्पायर करे। ये क्योंकि एक स्कूल था, इन्होंने कहा कि हम एक इस तरह की टॉक रखते हैं, इन्होंने बहुत से कमाल के स्पीकर्स को बुलाया। डॉक्टर महरम मोइज़ अवान वाज वन ऑफ द स्पीकर्स और फिर ये इवेंट होना था। बट आज ये बात सामने आई कि डॉक्टर महरम मोइज़ अवान को उन्होंने अब डिसइनवाइट कर दिया इस इवेंट से। अब आगे बढ़ने से पहले पूरी बात हुई कि मैं कुछ बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा और मैं बिल्कुल इसको इजी लेमैन टर्म से बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें। मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके इस बात को करना नहीं चाहता। जब एक इंसान पैदा होता है तो आप उसके जनरल्स देख के आप उसको एक लेबल देते हैं, एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक इंटरसेक्स है, जिसके ख्वारिसरा इज द अम्ब्रेला टर्म, जिसको बहुत लोग गलत तरीके में खुसरा भी कहते हैं, जो एक गलत टर्म है। ख्वारिसरा इज द करेक्ट टर्म, लेकिन आप लोग नॉर्मली इसको ये कहते हैं। तो जेनिटल्स देख के लड़का, लड़की या इंटरसेक्स, ठीक है। एक होती है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, कि आप अंदर से अपने आप को क्या महसूस करते हो। बहुत से लोग जिनको एक लड़का असाइन किया जाता है वो अंदर से लड़का ही महसूस करते हैं, लड़कियां से लड़कियां ही महसूस करती हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक जेंडर असाइन करते हैं, भाई ये एक लड़का है, इसके जेनिटल्स देख के, बट वो अंदर से एक लड़की महसूस करते हैं। सिमिलरली एक लड़की है जो अंदर से एक लड़का महसूस करती हैं। तो जब उन्हें ये एहसास होता है कि भाई अंदर से उनका जो जेंडर है वो कुछ और है, उनकी आइडेंटिटी कुछ और है, तो वो अपने एक जर्नी पे जाते हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। कुछ लोग इसको जल्दी उन्हें एहसास होता है, कुछ लोगों को लेट होता है, तो वो फिर अपनी एक सर्जरी वगैरह करा के जो इंटेंसिटी आई थिंक डिफरेंट होती है, कोई भी सर्जरी कराता है, कोई वैसे ही एग्जैक्टली डिफरेंट होता है। तो वो फिर अपनी एक जर्नी होती है शुरू के, वो जो एक जेंडर जो उनको अंदर से महसूस होता है, जो उनकी एक आइडेंटिटी है, वो उससे जो उन्हें असाइन किया जाता है, जो उनके जेंडर्स होते हैं, वो उसको तब्दील करा के वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक लड़का है जो जिसके जेंडर लड़कों वाले हैं, बट वो अंदर से एक खातून महसूस करता है, वो अपनी सर्जरी कराता है, उसके बाद वो एक ट्रांसजेंडर वुमन कहा जाता है उसको, तो वो शी वुड आइडेंटिफाई एज आप उन्हें हर कहेंगे, आप उन्हें शी कहेंगे। तो डॉक्टर महरम मोइज़ अवान का यही वाली स्टोरी है। इनको पहले आप एज डॉक्टर मोइज़ देख चुके हैं, इनकी वीडियोज आती थी टीसी में, बहुत इनकी वीडियोज आती थी, बड़ी मजेदार एक सीरीज थी। एज शुमाला भट्टी आप इनको देख चुके हैं ऑनलाइन। तो पहले आप इनको डॉक्टर मोइज़ देख चुके हैं, बट इन्होंने एक जर्नी थी, बड़े वोकल थे अपनी जर्नी को लेके। एक ट्रांजिशन प्रोसेस था जहाँ पे इन्होंने अपने जेंडर आइडेंटिटी को, क्योंकि अंदर से एक खातून फील करते थे, तो इन्होंने एक सर्जरी करा के ये अब एक ट्रांसजेंडर वुमन है, डॉक्टर महरम मोइज़ अवान, जिनको आप शी और हर कहेंगे, ठीक है। अब हुआ कुछ चूंकि इनको इस टॉक पे बुलाया गया और जब इनको डिसइनवाइट किया गया तो इनको एग्जैक्ट वजह नहीं बताएगी, जो कहानी इन्होंने हमें बताई, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर की। उससे साफ ऐसा लगा कि भाई ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, तो आप उनके खिलाफ ही आप एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, व्हिच इज रॉन्ग, ठीक है, व्हिच इज नॉट कूल। तो उसके बाद इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, बहुत लोगों ने सपोर्ट का इजहार किया और ये एक बात चल रही थी। इसके बाद मारी भी आई अपनी उन्होंने अपने एक टेक शेयर किया, उन्होंने अपना टेक शेयर किया। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा, मान पहले तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दी कि दिस पर्सन इज नॉट फ्रॉम द ख्वाजा कम्युनिटी, लव एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज फॉर द ख्वाजा, ही इज अ मैन ट्रांजिशनिंग इनटू अ वुमन इन पाकिस्तान ओपनली ऑन सोशल मीडिया, किड्स नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन जेंडरलेस एंड ट्रांस कम्युनिटी। अच्छा, यहाँ पे हम सही गलत नहीं कह रहे, हम आपको बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात यह है कि जो एक ख्वाजा एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर वो लोग भी आते हैं जिनके जो इंटरसेक्स हैं, वो लोग भी आते हैं, जो एक लड़का है, जो लड़की है, लड़की है, लड़का, तो ये सब ट्रांसजेंडर में ही आते हैं। जैसे इन्होंने वो बोला, गलत बोला इन्होंने, मारिया ने एक बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी, यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे कि दिस पर्सन इज अनअवेयर ऑफ द पाकिस्तानी पीपल्स मिसकंसेप्शंस अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। फिर वो इस चीज उन्होंने बेसिकली लोगों को ये बताने की कोशिश की, भाई ये आप इसको ट्रांसजेंडर नहीं है, जो एक्टिविस्ट बनते फिर ट्रांसजेंडर ही नहीं है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर महरम मोइज़ अवान ने उन्होंने बेसिकली इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए नेशनल असेंबली में पास होने वाले बिल पे, जहाँ पे साफ साफ एक्सप्लेन किया गया कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक ट्रांसजेंडर इंसान आप किसे कहते हैं, इनके क्या हकूक हैं और क्या चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं, जिसके मुताबिक जो सब कुछ वो बोल रही हैं, हमारी भी वो गलत बोल रही हैं, और जो इन साथ हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपके कानून में बात लिखी गई है। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी द हाउ प्रोग्रेसिव आवर कानून है। मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई बड़ा प्रोग्रेसिव हमारा कानून मुझे बिल लगी है। तो इसके बाद हुआ कुछ, क्योंकि इसके बाद फिर और स्टोरीज आई, उन स्टोरीज के साथ मेरा थोड़ा ओपिनियन बदला।
उन्होंने मारवी ने पहले सेलिब्रेट किया कि वेल डन ISL स्कूल, माय किड्स आर एट ISL एंड वी पेरेंट्स आर वी विल डिसाइड हु विल बी द रियल रोल मॉडल्स फॉर आवर किड्स। उन्होंने लगाया saw this person a few months ago on Instagram. I heard 5 minutes of a live session in which the language was so inappropriate. They were saying that they are smoking joints and are high. Are these role models for our kids? Really, the abusive language was shocking. Basically वो ये कहते अच्छा, यहाँ पे उनकी बात ये थी कि मुझे एज ए इंसान इस इंसान की जो बातें हैं वो पसंद नहीं है, जो इनका एक पर्सनालिटी का डॉक्टर मेहर मोइज इज नोन टू बी अ कंट्रोवर्शियल फिगर, क्योंकि बहुत सी बातों में खुल के बात करती हैं, बहुत से इश्यूज पे ब्लंट है, तो जो बात बहुत लोग पसंद भी करते हैं और जो लोग उस बात को पसंद नहीं भी करते। नहीं वैसे आई थिंक शायद ठीक है, उनके ओपिनियन जो भी हो सकते हैं, बट बच्चों के लिए आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैं खुद जरा जो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाली, मैंने भी इनका एक लाइव देखा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं लेकिन यहाँ पे बात ये ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्टर मेहर मोइज ने अपनी पूरी टॉक उन्होंने शेयर किया पब्लिकली। उन्होंने कहा मेरी टॉक वॉज ऑब्वियसली बात है, उन्होंने सेंसर की काफ़ी बातें कि बच्चों के लिए जा रही हैं, उन्हें भी अकल है कि वो बच्चों के पास जा रही है, उन्हें क्या बात बोलनी है। उनकी जो बड़ी टॉक थी वो ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर थी और जो इस मुल्क में उनके साथ हो रहा है ट्रांसजेंडर के साथ उसके ऊपर थी। और यहाँ पे एक बार मैं ऐड करना चाहूँगा, अमान आप मुझसे अग्री करोगी कि डॉक्टर मेहर मोइज अवान शी स्पीक्स रियली वेल। आई एम ऑलवेज इन ऑ, जब मैंने उनको देखा किसी इस तरह के फोरम में बात करते हुए, उनकी जो वोकैबुलरी है, उनके जो वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं, वेल रेड, बहुत एक अक्लमंद इंसान है। तो उन्हें पता था कि मैं बच्चों के पास जा रही हूँ तो मैं ये बातें किस तरह मुझे करनी है, तो उन्होंने सारी अपनी टॉक शेयर की पूरी, जो स्कूल ने बहुत सेंसर भी कराई कि भाई ये बातें बच्चों की इनअप्रोप्रिएट हैं। तो ये बात होगी। उसके बाद अब सारे सेलिब्रिटीज कूद रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। भाई उर्वा बोली मान अभी तक, उर्वा ने बोला है, उष्णा ने बोला है, she was upset कि what डॉक्टर मेहर had to go through। उष्णा ने बोला, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया इसके ऊपर। अब यहाँ पे मान स्क्रीनशॉट डाल देंगे यहाँ पे ना उन्होंने क्या क्या बोला। और अब एंड पे स्कूल ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और आई थिंक उसके साथ कोई कहते हैं ना कुछ शक की गुंजाइश रहती नहीं है। स्कूल ने कहा है भाई हम एक स्कूल है, हमारे बच्चे हैं और जो हम बच्चे माइनर्स हैं ऑब्वियसली, जो उनके माँ बाप और हम लोग डिसाइड करेंगे, हमें बात को डिसाइड करना है। अब माँ बाप ने ऐसा महसूस किया कि उनका जो कुछ थॉट्स हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ों को लेके वो हमारे साथ अलाइन नहीं करे और हमें उनके ट्रांसजेंडर होने से बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने यहाँ तक कहा है कि आप कोई और ट्रांसजेंडर इंसान को नॉमिनेट कर दें जो आपके एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सके और बच्चों से बात कर सके, तो उन्हें ट्रांसजेंडर से कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा हमारा मेन इशू बस इस बात से है कि जो आपके कुछ आइडियाज़ हैं वो बच्चों का अग्री नहीं हम बच्चे करते। एंड सेकेंडली अगर हमको एक मैच्योर ऑडियंस के लिए कुछ हम एक टॉक रखते हैं, वहाँ पर हम आपको बुलाना चाहेंगे बिल्कुल बात करने के लिए। यहाँ मेरी दो बातें हैं। फर्स्टली मेरी बात यहाँ पे कि स्कूल का हल्का सा आई थिंक यहाँ पे मामले में कुछ गहराई और भी, क्योंकि अगर इतनी सी बात थी तो आई थिंक आप उन्हें आराम से पहले कम्युनिकेट करते भाई ये इशू है, और उन्होंने अपनी टॉक को सेंसर कर लिया। समझ रहे हो, उन्होंने शी सेंसर्ड हर टॉक की ये बातें हैं बिकॉज़ ऑल दीस टेड टॉक्स आर ऑलरेडी प्लान्ड, लिखी होती हैं, पता होता है। हाँ, आप जिनको बुला रहे हैं ऐसे तो नहीं कर सकते, डजंट मेक सेंस। आप पहले रिसर्च करें कि आप जिनको बुला रहे हैं उनके क्या थॉट्स हैं, क्या है स्कूल की। मेरा पॉइंट मान यहाँ पे कि आप उन्हें बता दें कि हमारे स्कूल ये हमारी चीजें, इनसे आपने बाहर नहीं जाना। एंड शी सेड कि मैं उन बातों में एग्री करके हमने बहुत एक सेफ सी टॉक बनाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ राइट की बात करेंगे। तो अगर ये बात हो रही है, हो चुकी है, तो फिर ये वाली बात कहाँ से आ गई कि आपके व्यू पॉइंट बहुत बड़े बागी खाला था आपके वगैरह, तो ये मुझे बात समझ लगी उनकी। एंड सेकेंडली अगर चलो फिर भी उन्होंने कहा है कि आप एक और ट्रांसजेंडर इंसान को नॉमिनेट कर दें, आई थिंक स्कूल ने एटलीस्ट इतना तो उन्होंने कर दिया ना कि आप इस बात को तो साइड पे करें कि ट्रांसजेंडर से हमें कोई इशू है। कि एक मेरी दोस्त जन्नत अली मानवी इनसे मिली हुई है, वो बहुत ज्यादा हक की बात करती है ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो एक बहुत अच्छी एडिशन हो सकती है इस इवेंट के लिए। शी इज अ वेरी, अगेन मैं किसी को क्लीन नॉन क्लीन इमेज नहीं कह रहा, बट उनकी बहुत एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज है। बिकॉज डॉक्टर मेहर की थोड़ी है एक कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज, उनके जो शोज भी होते हैं वो अगेन एंटरटेनमेंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े रिस्की भी होते हैं वो। तो इस तरह बहुत से सेफर चॉइसेस भी थे। तो यहाँ पे अगेन ये एक डिबेट बन गई है यहाँ पे कि क्या हम लोग एज अ मास्टर हम लोग इंटॉलरेंट हैं। यहाँ पे बहुत से एंगल्स लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत लोग का ये भी मानना है कि भाई जो डॉक्टर मेहर मोइज ने किया ये बात बिल्कुल अननेचुरल है कि आपने खुदा के अगेंस्ट जाके बात की है। तो बहुत इस पर डिबेट चलती हैं। तो यहाँ पे अब अपना ओपिनियन भी देखिए, आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन में। यहाँ पे मैं आगे थोड़ा इन दोनों की बात कर सकती हूँ कि जो अटैक मोड उनका शुरू हो गया, ये वो बहुत विशिष्ट अटैक्स हुए। अब मैं फॉर्म में आ रही हूँ। अब वो मेरे वाला पॉइंट आ गया ना कि दोनों के अटैक्स पता नहीं कहाँ से शुरू हुए। जाती अटैक्स, तू बोटॉक्स कराती है, मैं तो देखती हूँ तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं तो ये क्या अटैक्स थे। आप एक प्रॉपर लड़ाई के बीच में फिर ऊपर से उसके बाद भी आपकी लड़ाई चल रही है, जो भी चल रहा है ठीक है। आप स्टेटमेंट्स अपने पास करो, अच्छे ओपिनियंस दे रहे हो, बुरे दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप नेक्स्ट लगा रहे हो कि मेरा बिजनेस पूरा अच्छा चल रहा है। नारिया भी ने लगाया, मेरे आर्ट कलेक्शंस आ रहे हैं,
नहीं, मुझे एक्चुअली था कि आज के दिन लगाने की क्या तुक थी, आज ये सारी स्टेटमेंट्स अभी यही चलती, अभी सिर्फ ये चल रहा है, हर पेज पे भी यही चल रहा है। आपने कहा कि अब चलो जरा लोग आ ही रहे हैं मेरे पेज पे तो मैं अपना ब्रांड भी प्रमोट कर लूं और वहाँ पे वो भी लगे मैं अपनी लॉयर से बात कर रहा हूँ, उन पे टैग कर रही हूँ, तुमने कोविड में जो किया था मैं सब देख रहा हूँ, तुमने जो बोटॉक्स कराया, तुमने जो फिलर्स कराया, दोनों जरा मुझे थोड़े I look better than with you without filters. हाँ तो थोड़ा कैट फिट शुरू जरा कैट फाइट जरा जाती अटैक्स तक चली खैर गई। आपका क्या राय इस पूरी चीज के बारे में आई वुड वांट टू नो और आप क्या इस पे कहना चाहेंगे ना मान आई थिंक इससे के साथ हमारा पॉइंट में होता है रैप अप आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सॉरी एक बात रहेगी कि उनके साथ मिलके 5 स्पीकर्स ने और छोड़ दिया हाँ बस आगे बढ़ते हैं इसके साथ हमारा पॉइंट खत्म होता है बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4 हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक मिस्ट्री मैन की कौन है वो अतिकतुम्पा कौन है वो अतिकतुम्पा गोरे गोरे हाथों वाला कौन है वो सिल्वर घड़ी जिसने पहनी कौन है वो बगल में पसीना जिसके कौन है वो स्किन भी उसकी नाखून की बहुत खराब है मॉइस्चराइजिंग सख्त स्किन जिसकी टूटी हुई कौन है वो जैसे मैंने हानिया कहूंगी ईमान मैनिक्योर हम बात करें बेसिकली हानिया आमिर की एक तस्वीर की जिसमें है एक मिस्ट्री मैन जिन्होंने सोशल मीडिया पे थथली मचा दिया भाई कि हानिया आमिर की जिंदगी में क्या आ चुका है कोई एक नया बांका नौजवान लोग सवाल उठा रहे हैं कौन है क्योंकि हानिया ने भी बहुत स्ट्रेटेजिकली तस्वीर काटी है हाँ। इतना हाथ आ रहा है बस कहीं मैं तो नहीं नहीं मेरे हाथ बहुत इतने गोरे नहीं है नहीं और तेरे नाखून भी वो स्किन नहीं उड़ी हुई तो बेसिकली हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो एक सीरीज ऑफ फोटोज लगाई एक्चुअली जहाँ पे एक फोटो में 2 पिक्चर्स थी एक्चुअली एक में पहले ऐसे स्माइल करी प्यारी सी लग रही है फिर दूसरे में दिखाया मुझे बंदा मिल गया मैं इसलिए खुश हूँ मैं बहुत खुश हुई ने देखे कि शी वाज एक्चुअली हैप्पी बिकॉज़ जब आसिम मीरब हो गए थे मुझे हानिया का भी कोई आए ताकि सब अच्छा सब मूव ऑन करें तो मैं बहुत खुश हुई देख के मैंने कहा अब मैं देखूं कौन है हानिया ने बताया नहीं कौन है ये लड़का पर मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन गॉगल्स ऑन करके हर लड़के के हाथों को देखा एक लड़का मेरे दिमाग में था मैं सबसे पहले उसके हाथों को देखा मुझे लगे वही है कौन है वो ज़ावियार ओह ये ज़ावियार की मैंने उंगलियां देखी मैंने नाखून देखे छोटे छोटे नाखून थे ज़ावियार के हाथ पता है बचपन में अम्मा कहती थी अपने नाखूनों को बाइट नहीं करना और खाना नहीं है वरना आपके नाखून ये वाली चीज़ें छोटी हो जाती है वो शायद खाते होंगे तो उनकी बहुत छोटी थी तो मैंने कहा ज़ावियार मैंने फिंगर्स को भी नोट किया घड़ी देखी घड़ी भी देखी फिंगर्स को मैंने नोट किया उनकी हर साइज का हर चीज मुझे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चली फिर मुझे वैसे भी ना मुझे याद है जब कैप्शन नहीं था उन्होंने हानिया ने एक कमेंट को पिन किया था और जो कमेंट पिन किया था वो वाला कमेंट ज़ावियर अपने कैप्शन पे यूज कर चुके हैं तो शायद हानिया थोड़ा हिंट देना चाहती कि वो ये गेस कर लो प्रेइंग ऑन माय डाउनफॉल डोंट मेक यू रिलीजियस मैन ये था तो वो उस तरह हुआ तो अब मुझे याद है जब पर्दे में रहने का प्रीमियर भी हुआ था ना तो पूरी फैमिली आई हुई थी वहाँ जैसे तो मुझे तब भी लाइक थोड़ा लग रहा था हाँ थोड़ी मुझे वो स्पार्क नजर आ रहा था बट मैंने कहा शायद मुझे भी लग रहा फ्रेंड्स हो सकते हैं बट फिर अब सवाल है is Xavier Numan Ijaz the new man in Hania Amir's life are Hania Amir and Xavier Numan just dating मुझे लग रहा है Xavier and Hania the it couple मुझे लग रहा है and I'm so happy for them. मुझे लगा दोनों बहुत क्यूट लगेंगे साथ और बस आप उनका एक मैनिक्योर करवा दो तो मुझे सच में फील हो रहा था कि उनकी यहाँ से स्किन उतरेगी कितनी दर्द होगी उनकी बहुत साइड से स्किन उतरी हुई थी हाथ ही ना लगाती उनका हाथ ऐसे कर लेते मुझे एक्चुअली फील मजा आए कोई भी ना हो इन मिस्ट्री इंसान हानिया एनी से रैंडम तस्वीर लगाई हो गेम खेल रही हूं ऐसे मस्ती कर रही हूं कि आई प्लेड यू ऑल हां देखा इससे कभी भी इंस्टा को देख के सीरियस नहीं होना चाहिए हानिया ने बहुत एक्टिवली बोलते कि बहुत ज़्यादा वो घबराई में सोशल मीडिया से ज़्यादा बहुत उन्हें एक डर लगता है खौफ सा रहता है कि क्या बोल देंगी बात कुछ गलत हो जाएगा कुछ कुछ चलो पता नहीं we're not sure हो सकता है we're happy in case अगर if she's single we're still happy if she's not we're still happy हर चीज में वो बस हानिया खुश हो हम and that reminds me of that a post I saw on Instagram कि वहाँ पे आलिया भट्ट रणबीर कपूर थे एक तरफ विक्की कौशल और कटरीना कैफ थे ठीक है लिखा हुआ था she is 29 she's having a baby her choice she is 39 she's not having a baby she's focusing on career her choice कहने का मतलब है कि हर औरत की अपनी चॉइस होती है मान कोई डेट करे कोई सिंगल रहे कोई शादी करे कोई कुंवारी रहे कोई बच्चा पैदा करे अपनी मर्जी तो ये बात मैं क्या चाहता हूं और इससे बाद हमारा एक नहीं पॉइंट खत्म हुआ अच्छा यार अभी हम मिस्ट्री लड़की की बात करें मैं एक मिस्ट्री कपल की हां मिस्ट्री कपल जो बड़े अपनी तरफ से सियाने बन रहे हैं कहां हो तुम कहां हो तुम कहां हो तुम ये क्या गाना था आगे मैच नहीं करता बस इतना मैच होता है हम बात करें एक कपल की जो दोनों कहीं वेकेशन कर रहे हैं
हाँ। और वेकेशन और करते कट्टे करते तस्वीरें लगा रहे हैं। अलग पिक्चर्स लगा रहे हैं। सियाने हैं हम भी, हम सब जानते हैं। हम बात करें सरम से इधर मोहित मिर्जा की, जिनकी शादी हो चुकी है बट वो छुपा के रखते हैं, तो या वो वेकेशन कर रहे हैं कट्टे। पर अगले ईमान ने कैसे बोल रहा है? उनकी शादी हो चुकी है, कुछ छुपा के रखते हैं। क्या था? आगे बाबू क्या आगे बढ़े अगले अरमान point का पर। मस्कारा बिखर सा रहा है थोड़ा सा। हो, सब जावियर ने किया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी पांचवी यार, मेरी उर्दू तो अटक जाती है, फंस जाती है। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट द उर्दू प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडस्ट्री, कॉम्प्लेक्स कि कैसे कुछ लोगों की अंग्रेजी जाती नहीं और उर्दू उनको आती नहीं। वाह 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 वाह। वेल बेसिकली अभी इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रही हैं। एक दूल्हे खुशरंग की वीडियो थी जहाँ पे उन्होंने कुछ बात बोली कि उर्दू के हवाले से हम इसको धोंगे। उर्दू नहीं निकल रही। मैंने इतनी अच्छी उर्दू बोली है ना। आयमा बे की एक वीडियो थी जहाँ वो रिपोर्टर ने इंटरव्यू करे उनको। मेरी भी उर्दू बहुत खालिस है। इट्स जस्ट अगेन इट्स जस्ट दैट कि जब आप नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे हो तो एंड द पीपल यू आर सराउंडेड विद इफ दे आर टॉकिंग टू यू उर्दू में, हाँ ठीक है, हाँ वही तो उनसे आई फेल्ट कि हम थोड़ी बात करें इसकी कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारे मास्टर में एक्चुअली ये क्या एक बात चलती आ रही थी और बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई इंग्लिश आना गुड, उर्दू ना आना ऑल्सो गुड। आपकी जुबान आपको आना कैसे कूल बन गया? ये कूल When कैसे did it है? become cool कि आपको उर्दू नहीं आती और आपने उसको फ्लॉन्ट करना है? हाँ। कुछ पहले एक वो शुरू हुआ था, इंग्लिश फेक तो नहीं है, एक्सेंट फेक ही बन जाते हैं, आधे पर चल जाता है एक्सेंट बनाना। वो चलो ठीक है, लोगों ने इंडस्ट्री में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के, ऐसा बढ़ चढ़ करके बढ़ ही गए, चढ़ ही गए। साडा एक्सेंट कित्थों आया? हाँ, एक दिन उठ गया है ना? बहुत लोगों के एक्सेंट कहाँ से मुझे समझ लगा। हाँ, मुझे सैड बट खैर आ गया, ठीक है। ईमान के दिमाग को नाम आ गए। मेरा बहुत ज्यादा नाम आ गया, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, आ गया एक्सेंट। पर अब ये चीज करना कि उर्दू को करके बाद में उसको, अब जैसे मैं भी हूँ, मुझे कभी कुछ वर्ड्स नहीं आते, गलत बोल देती हूँ, बट मैं हमेशा शर्मिंदा होती हूँ इस बात पे कि मुझे वर्ड नहीं आता, हमारी लैंगवेज उर्दू है। और कुछ लोग होता है ना बड़ा क्यूट सा एक आर्गुमेंट, हम तो बाहर से आए हैं, हमें तो इंग्लिश आता है, आती है, गलत बोल दिया मैंने। कैक्शा जो है हमारी टीम में, कैक्शा की अम्मी साहब मिले ना कभी, वो बाहर ही पली बड़ी है, कैक्शा बाहर पली बड़ी है, तो उनका जो इतना एक ठेठ पंजाबी कहते हैं हम लोग, उनका ठेठ एक ब्रिटिश एक्सेंट है, और वो उर्दू इतनी वो बोलती है ना उस तरह की क्या कर रहे हो टाइप। कैक्शा ऑन द अदर हैंड, क्योंकि वो एक वक्त पाकिस्तान आ गए तो यहाँ पे उसने काफी वक्त गुजारा, अब उसकी उर्दू बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल है, यू कांट टेल कि उनकी बेटी है, समझ लो। उनका क्योंकि बहुत ज्यादा देर गुजरा, उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी भी है, बट क्योंकि इतना गुजारा ना बाहर, आप यहाँ पे आके करो तो आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पे लोग बाहर रहे भी नहीं होते, गए भी नहीं होते, पता नहीं कितों ना दे एक्सेंट बन जाते हैं, और फिर जो सारे कॉम्प्लेक्स शुरू हो गए, वो उर्दू वाला भी, अब हमें उर्दू भी नहीं आती। हाँ, तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड आई जस्ट फील कि हमें अपनी जुबान को ओन करना चाहिए और उसको और ऊपर करना और चाहिए। उर्दू ना आना ये एक दुख की बात है, गलत बात है। गलत बात अपनी जुबान में जो भी है, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, जो भी सबकी सराइकी, जो भी सबकी जुबान है, आप अपनी सब जुबानों को ओन करें भाई। और ये गलत बात है हमें जुबान नहीं आती और हम बड़े कूल कैट्स हैं, क्योंकि हमें क्योंकि आप सोचते हैं इस जुबान में हो, अनलेस आप सोचते हो ना अंग्रेजी में, जो कुछ लोग होंगे, हम श्योर होते होंगे इस तरह में, उनके लिए सही है अभी बोलना, जो साइज जिंदगी बाहर गुजार के आए हैं। और ये आई जस्ट फेल्ट की थोड़ा एक बात है। आयमा ने भी जो बात की थी, मुझे जरा मैं उससे नहीं कर सकी कि मैं अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करती हूँ तो मेरे से इंग्लिश में बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है, पता नहीं, लेकिन वो पता होता है कहाँ इंग्लिश में बात करनी, कहाँ उर्दू में करनी है, तो ये मुझे थोड़ा लगा। बट यहाँ पे मैं रिपोर्टर को कहना चाहूंगी, बहुत गलत टोन थी उनकी। जब से आप म्यूजिक के प्रोफेशन में आई हैं, हिट हुई हैं, उर्दू बोलती जा रही हैं, क्या मसला क्या है? लोग डंडा मार के पीछे पड़े हुए थे कि मैंने पता नहीं क्या करना है, और आयमा इतनी स्वीटली जवाब दे रही थी और रिपोर्टर पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त थे, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि रिपोर्टर को थोड़ा अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए थी, और आयमा बहुत स्वीटली जवाब दे रही थी। इस पे आप भी अपनी राय का इजहार करें, और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #What'sThe411 बिल्कुल मत भूलें, सवाल आप डालें, आपके सवालों के जवाब अब शो में बिखरे हुए हैं। हमारी चलाकी है ये इतना से। पूरा शो देखो, अब हम इतनी मेहनत शो बनाते हैं, स्टार्ट से एंड तक खबरें मैं इकट्ठी करूं, मैं कंटेंट जमा करूं, आप लोग शो देखें, इतना सा बस पार्ट, पूरा शो देखें, ये अच्छा मेरा जवाब नहीं, पूरा शो देखें आप लोग, हमारी मेहनत को सराहें। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल होंगे जो हम लोग शो में उनको नहीं डाल सकेंगे, अलग डालेंगे, वरना आपके जो नॉर्मल सवाल थे प्रोजेक्ट के शो में है, शो में डले हैं सारे सवाल, वो
और इससे हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, #What's the 411। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।